आज के इस वीडियो में हम इतिहास के विभिन्न आयामों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें भूतकाल की घटनाओं, व्यक्तियों और उनके योगदान का विश्लेषण होता है। अतीत में जो भी घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं, वो इतिहास कहलाती है और इसे विभिन्न आयामों से समझा जाता है। आयाम यानी डायमेंशन यानी पहलू। इतिहास के कितने पहलू हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि। इसके अलावा और भी पहलू हो सकते हैं। तो इतिहास के विभिन्न आयामों का अध्ययन हमें समय के साथ मानव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आए बदलावों को समझने में मदद करता है। यानी समाज के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनका जो इतिहास है उसे अगर हमें जानना है तो हमें इतिहास के हर पहलू का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि सामाजिक आयाम में हम समाज के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक आयाम में राजनीति के बारे में, वैज्ञानिक आयाम में विज्ञान का विकास कैसे हुआ। यानी जो अलग अलग पहलू हैं उन सब का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि ये जो विकास यात्रा है ये कैसी रही है, कौन कौन से पड़ावों से होकर हम गुजरे। इतिहास के आयामों का अध्ययन हमें इतिहास के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करते हुए यह दिखाता है कि समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान और विचारधाराओं में समय के साथ कौन से बदलाव हुए और इनका क्या प्रभाव हुआ। तो इतिहास के आयाम के जो मुख्य प्रकार हैं वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो ये कौन कौन से हैं? राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, वैचारिक आयाम और वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक आयाम। राजनीतिक इतिहास में शासन व्यवस्था, कानून, नेतृत्व और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक आयाम का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर किसी देश में जो भी राजनीतिक बदलाव होते हैं उसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी राज्य में शासक का बदलना, नई नीतियों का लागू होना या नए कानूनों का बनना, ये आम जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए राजनीतिक आयाम का काफ़ी महत्व होता है। उदाहरण के लिए युद्ध और संधियाँ, क्रांतियाँ, शासन प्रणाली जैसे कि राजतंत्र, लोकतंत्र, संविधान का निर्माण। हम अगर इतिहास के राजनीतिक आयाम का या राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो उसमें हम देखते हैं विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ये ऐसे युद्ध रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व की राजनीति को बदला, लोगों के जीवन को बदला। कई प्रसिद्ध क्रांतियां हमें इतिहास में देखने को मिलती है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई। शासन प्रणाली, पहले राजतंत्र होता था, फिर कैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, संविधान का निर्माण हुआ अलग अलग देशों में। भारत में भी हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया रही। तो ये सब कुछ जो राजनीतिक इतिहास है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि राजनीतिक घटनाक्रम कैसे घटित हुए। और चूँकि ये समाज से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इतिहास के राजनीतिक आयाम का बहुत अधिक महत्व है। दूसरा है सामाजिक आयाम। सामाजिक इतिहास में समाज की संरचना, जाति, धर्म, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित होता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, कैसे समाज में विभिन्न वर्गों और समूहों का निर्माण हुआ। इसका महत्व इसलिए है कि यह हमें समाज की जटिल संरचना और विभिन्न समूहों के आपसी संबंधों को समझने में मदद करता है। तो जो सामाजिक इतिहास है उसके अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि एक समाज के तौर पे हमारा विकास कैसे हुआ, कैसे समाज नाम की ये जो संरचना है ये बनने लगी, परिवार कैसे बने, फिर उससे मिलकर जो जटिल संरचनाएं आगे बढ़ती गई वो उनका विकास कैसे हुआ। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्ण और जाति व्यवस्था, भारत में जो हमें वर्ण और जाति व्यवस्था देखने को मिलती है उसका अध्ययन हम इतिहास के सामाजिक आयाम के अंतर्गत ही करते हैं। जब प्राचीन भारत में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था, फिर आगे चलकर जातियों का विकास हुआ। तो ये सब कुछ हमें सामाजिक आयाम के अंतर्गत पता चलता है।
समाज में जो सुधार आंदोलन हम देखते हैं, जैसे कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ 19वीं शताब्दी में, उसके अंतर्गत सती प्रथा उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को लेकर सामाजिक जागरूकता फैली, कई कानूनों का निर्माण हुआ। इस सब का अध्ययन हम सामाजिक आयाम के अंतर्गत करते हैं। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कई जो अलग अलग सामाजिक संरचनाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है आर्थिक आयाम। आर्थिक इतिहास में उत्पादन, व्यापार और संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापारिक मार्ग और आर्थिक नीतियों के विकास क्रम का अवलोकन किया जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि यह संसाधनों के उपयोग और वितरण का समाज पर प्रभाव समझने में मदद करता है। उदाहरण से हम समझते हैं जैसे कि प्राचीन काल में कृषि का विकास कैसे हुआ, नई नई तकनीकों का प्रयोग कैसे हुआ। प्राचीन काल में पहले लोगों ने खेती करना सीखा, फिर उसमें नई तकनीकों का प्रयोग करना सीखा। प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि अलग अलग देशों के साथ व्यापार होता था, जैसे कि प्राचीन समय में एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग रहा है रेशम मार्ग। भारत से भी रेशम मार्ग के माध्यम से चीन और यूरोप तक व्यापार होता था। फिर आगे चलकर आधुनिक युग आते आते हमें औद्योगिक विकास देखने को मिलता है, जैसे कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसने पूरे यूरोप और आगे चलकर पूरे विश्व के समाज और उसकी अर्थव्यवस्था को बदल दिया। हमें दुनिया भर के कई देशों में समाजवाद और पूंजीवाद का विकास देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आर्थिक आयाम है जिससे हमें जो उत्पादन के साधन हैं, संसाधन हैं, उनका उपयोग और वितरण कैसे हुआ, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो समझने में मदद मिलती है। अगला है सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक इतिहास में धर्म, कला, साहित्य, संगीत, जीवन शैली का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित होता है कि किस प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियों ने लोगों के जीवन में बदलाव लाए। इसका महत्व इसलिए है कि यह हमारे समाज की आत्मा को दर्शाता है और बताता है कि कैसे सांस्कृतिक विविधता समाज को समृद्ध करती है। विभिन्न संस्कृतियों का विकास हमें देखने को मिलता है, जैसे भारत की एक अनूठी संस्कृति है, ऐसे ही हमें पश्चिमी संस्कृति का विकास, अगर हम सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ें तो अलग अलग संस्कृतियों के विकास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भारत में एक अलग विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से जैसी उसकी स्थिति रही और जैसे भारत पर व्यापार की वजह से भारत में या ज्ञान की खोज में कई विदेशी लोगों का आना जाना लगा रहा, भारत पर कई आक्रमण हुए, तो इस सब का हमारी संस्कृति पर जो प्रभाव हुआ, ऐसे ही पश्चिमी संस्कृति का विकास हमें देखने को मिलता है। फिर इसके अंतर्गत हम कला और स्थापत्य का विकास हम देखते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो अजंता और एलोरा के गुफाओं की चित्रकारी हो गई या खजुराहो के मंदिर हो गए। भारत में जो स्थापत्य कला के नमूने हमें दक्षिण भारत में बहुत ही एक द्रविड़ शैली का विकास मिलता है, उत्तर भारत में नागर शैली का विकास मिलता है। ऐसे ही यूरोप में यूरोपीय शैली का विकास मिलता है, या यूरोप में ही हम पुनर्जागरण के बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो साहित्य कला का विकास मिलता है, जो रेनेसा वहाँ पर हुआ। तो और साहित्य का विकास भारत में का जो साहित्य है प्राचीन काल में बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। तो इस सब का अध्ययन हम सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत करते हैं। अगला है वैचारिक आयाम। वैचारिक आयाम उन विचारों, आदर्शों और दर्शन का अध्ययन करता है जो समाज में बदलाव लाते हैं। यह क्षेत्र विचारधाराओं और सिद्धांतों के विकास पर केंद्रित होता है और इसका महत्व इसलिए है कि यह दिखाता है कि कैसे विचारधाराएं समाज और राजनीति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो धर्म और दर्शन, भारत का ही उदाहरण हम यहाँ से लेते हैं कि भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उससे जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। भारत में अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। तो ये वैचारिक आयाम के अंतर्गत कि हमारे यहाँ जो एक स्वतंत्र चिंतन की परंपरा रही है कि यहाँ पर कभी किसी भी चीज़ पर रोक टोक नहीं रही कि आप अलग तरह से क्यों सोच रहे हैं। तो लोगों में जो वैचारिक स्वतंत्रता थी उसी का परिणाम निकला कि भारत में कई दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हमें देखने को मिलता है। दुनिया में कहीं भी हमें इतना ज़्यादा दर्शन का विकास प्राचीन काल में नहीं देखने को मिलता है जितना भारत में हुआ।
सामाजिक आंदोलन भी हमें देखने को मिलते हैं भारत में, जैसे कि मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन हो, सूफी परंपरा हो। अगर हम यूरोप के पुनर्जागरण को देखें तो वहाँ पर भी हमें विज्ञान, कला और दर्शन का नया युग देखने को मिलता है। तो वैचारिक आयाम के अंतर्गत हमें दुनिया भर में जो विचारधाराओं का और सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ, ये हमें पता चलता है। अगला है वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम। इसके अंतर्गत विज्ञान और तकनीक के विकास और उनके समाज पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तकनीकी खोजें और आविष्कार मानव समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसका बहुत महत्व है क्योंकि हमें दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने समाज के सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला। उदाहरण के लिए विज्ञान के विकास से जो पूरी तरह से एक परिदृश्य बदल गया दुनिया का, न सिर्फ भारत बल्कि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि जो विज्ञान की खोजें प्राचीन काल में भारत में भी काफ़ी समृद्ध रहा। जैसे गणित और खगोल विज्ञान का विकास हमारे यहाँ हुआ। अभी आधुनिक काल में हम देखते हैं कि यूरोप में जो इतनी वैज्ञानिक खोजें हुई उसका दुनिया भर पर असर हुआ। औद्योगिक क्रांति भी इसी वजह से आई क्योंकि विज्ञान की नई नई खोजों ने अभी तक जो इंसान हर काम, जैसे कपड़ा बुन रहा था तो हाथ से बुन रहा था, कुटीर उद्योग का उस समय में अस्तित्व था, लेकिन आगे चलकर वही काम मशीनों से होने लगा, जिसने यूरोप के समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव किए। और ये बदलाव सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहे, आगे चलकर पूरी दुनिया में ये बदलाव देखने को मिले। तो औद्योगिक क्रांति इसीलिए हुई क्योंकि नई नई वैज्ञानिक खोजें हुई। आगे चलकर कई तकनीकी विकास हुए, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। आज के दौर में अगर हम देखें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। तो ये जो विकास का क्रम है इसका अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम के अंतर्गत। हमें जो इतिहास का एक आयाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है, उससे हमें ये सब कुछ पता चलता है कि विज्ञान का विकास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कैसे हुआ और इसका समाज पर क्या प्रभाव हुआ। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रकार इतिहास के आयाम के। अब इनका आपसी संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इतिहास के जो सभी आयाम हैं उनका आपस में गहरा संबंध होता है, यानी ये एक दूसरे से अलग नहीं है। जो अगर मान लीजिए राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं तो वो आर्थिक और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करते हैं, जबकि सामाजिक बदलाव राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक ढांचे में बदलाव किए, जिससे सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। पहले जो लोग थे वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, बाद में उद्योगों का विकास हुआ, फिर पूंजीवाद का विकास हुआ, फिर पूंजीवाद में जो कुछ बुराइयां आई तो उसका विरोध हुआ, क्रांतियां हुई, समाजवाद का विकास हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये सब कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस आपसी संबंध को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह इतिहास की बहुआयामी समझ को बढ़ाता है और दिखाता है कि कैसे विभिन्न तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इतिहास के जो ये सभी आयाम हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के इन आयामों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे समय के साथ हमारे समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था में बदलाव आए। यह वर्तमान में भी हमारे निर्णयों और नीतियों को प्रभावित करता है। इन सभी आयामों का आपसी संबंध इतिहास के अध्ययन को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी कि अगर हम इतिहास को समग्र तौर पर समझना चाहते हैं तो हमें इतिहास के इन सभी आयामों का अध्ययन करना होगा, और इन सभी आयामों का इतिहास को समझने में बहुत महत्व है। तभी हम समग्र तौर पर इतिहास को समझ सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।